वीडियो ओशियन के टेम्परेचर से रिलेटेड है, महासागरों में तापमान से संबंधित है। इससे पहले के वीडियो में हमने जो ओशियन करंट्स हैं, समुद्री धाराएं हैं, उसको डिस्कस किया था। अटलांटिक, पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन को हम डिस्कस किया है। और ये ओशियन के टेम्परेचर पर जो है पहला वीडियो है। इसके बाद भी इसमें कई वीडियो आएंगे। जैसा हम जानते हैं कि सूर्य से जो आने वाला इंसोलेशन है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, वही इस पूरी पृथ्वी पर, यानी कि चाहे वो कॉन्टिनेंट हो चाहे ओशियन हो, सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो वो क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी का हर पार्ट जो एवरी जो पार्ट ऑफ अर्थ इक्वल इंसुलेशन प्राप्त नहीं करता है, तो इसकी वजह से तापमान में अंतर आता है। तो कौन कौन से वो निर्धारक तत्व हैं जिससे तापमान का किसी स्तर पर, किसी स्थान पर, चाहे वो कॉन्टिनेंट हो चाहे ओशियन हो, निर्धारण होता है। तो पहला है एंगल ऑफ द सनरेज। सूर्य का जो एंगल है, यानी कि किस कोण से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर, खासकर क्योंकि महासागरों को डिस्कस कर रहे हैं हम, महासागरों पर पड़ रही है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। जैसा हम जानते हैं कि इक्वेटर पर जो है लंबवत होता है सूर्य, तो जाहिर सी बात है कि इक्वेटर के आसपास का जो समुद्र होगा वहाँ पर ज़्यादा इंसुलेशन आएगा। हालांकि इसमें एक दो पॉइंट और डिस्कस करेंगे, एक्सेप्शंस भी हैं इसमें, लेकिन एक जनरल मान लें हम। जैसे ही जनरल रूल ये है कि जैसे ही हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, यानी कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की तरफ जाएंगे, तो जो है एंगल जो है कोण में परिवर्तन होगा, और जो है क्या कहते हैं, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो भी तिरछी होती जाएंगी, ऑब्लिक होती जाएंगी। तो वो जो है इतना इंसुलेशन प्राप्त नहीं होगा। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं इस तरह से। देखिए, ये सूर्य आ रहा है, ये इक्वेटर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सूर्य से आने वाला यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है, इससे इतने पार्ट को, इतने जो है कंसंट्रेशन कर रहा है, इतने पार्ट को जो है वो गर्म कर रहा है, इसका मतलब है। लेकिन अगर हम हाई जो है लैटिट्यूड उन अक्षांशों पर चलें तो वो एरिया ज़्यादा कवर करेगा, पर यूनिट एरिया जो है बढ़ जाएगा इंसोलेशन के। इसका मतलब है पर यूनिट एरिया अगर बढ़ गया इंसोलेशन पर, क्योंकि जैसे ही हम जाएंगे किरणें फैलेंगी, स्प्रेड हो जाएंगी, तो वो ज़्यादा एरिया को कवर करेंगी, और इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन कम होगा। कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो इसका मतलब, इसका परिणाम क्या होगा कि वहाँ पर कम इंसोलेशन की जो है पर यूनिट एरिया प्राप्त होगा। क्योंकि अब इसको भी आप देख लीजिए, ये इसकी जो एरिया है ज़्यादा निकलेगा और ये एरिया कम है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कम एरिया पर जो है सूर्य जो ताप पड़ने के कारण ज़्यादा गर्मी होगी। दूसरी बात है कि अगर हम देखें, ये अगर इसका अर्थ का जो है एटमॉस्फेयर है या आउटर लिमिट है, तो अगर यहाँ से करके जाए तो इसको अगर हम एक वर्टिकल लाइन खींची जाए तो ये जो डिस्टेंस हुई एक्स्ट्रा कवर करनी पड़ेगी सनरेज को, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर पर जल्दी पहुँच जाएगी। लेकिन अगर हम सीधे इस पर 90 डिग्री खींचें, तो क्या कहते हैं 90 डिग्री कर बनाएं, तो ये एरिया जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा उसको जो है, जो कि लाखों मील होगी, जो आपको सन रेज को कवर करनी पड़ेगी। और क्योंकि एटमॉस्फेयर में सॉल्ट पार्टिकल्स हैं, क्लाउड्स भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो भी एब्जॉर्प्शन करेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे, है ना। तो बहुत सारे स्कैटरिंग करेंगे, तो उससे भी सन जो है इंसोलेशन एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करने में तो ज़्यादा है, उसकी जो इंसोलेशन वेस्ट होगा। तो कहने का मतलब है लो लैटिट्यूड्स पर इंसोलेशन ज़्यादा आता है। अच्छा, दूसरी बात है कि जैसे यहाँ डायरेक्ट रेंज पड़ी, और ये जो सन रेज है ये ऑब्लिक होती जाएंगी, तिरछी होती जाएंगी, स्लैंटिंग होती जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि जो है ये रिलेटिवली लार्जर एरिया में फैल जाएंगी,
तो इसलिए इंसुलेशन के जो है अमाउंट कम हो जाएगा, ये एक वजह है। अच्छा, इसमें और ये है कि जैसे हमने कहा कि लॉन्गर डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, है इतनी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, इतनी आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। और जो है वेरियस प्रोसेस होते हैं रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग के, जिससे अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका क्या कहते हैं लॉस होगी। तो कहने का मतलब है जनरल रूल है फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स, जो है अगर हम जाएं इक्वेटर से पोल की तरफ जाएं तो जो है लेस इंसुलेशन प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है कि उस एरिया में, यानी कि एटमॉस्फेरिक जो ओशियन बॉडी जो इक्वेटर के आसपास है, ज़्यादा इंसुलेशन लेगी, यानी पे वहाँ पर जो है वाटर गर्म होगा। और हाई एल्टीट्यूड्स पर हाई लैटिट्यूड्स पर जाने पर जो इंसुलेशन कम होगा, तो वहाँ का जो वाटर है ओशियन बॉडी का जो है उसका टेम्परेचर जाहिर से कम होगा। दूसरा है लेंथ ऑफ द डे। जैसे हम जानते हैं समर सॉल्स्टिस होता है और विंटर सॉल्स्टिस होता है। विंटर सॉल्स्टिस क्या है कि जब हम 22 दिसंबर को विंटर सॉल्स्टिस होता है और समर सॉल्स्टिस होता है, नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, 21 जून को होता है। तो अगर कोई सन जो है 21 जून से अगर इक्वेटर क्रॉस करके उत्तरी गोलार्ध में आए तो 22 दिसंबर तक, यानी कि जो लेंथ ऑफ द डे है वो कम हो जाएगा। अगर लेंथ ऑफ द डे यानी कि है अगर दिन की अवधि कम हो रही है तो जाहिर सी बात है इंसुलेशन कम आएगा। अगर 12 या 13 या 14 घंटे अगर सन जो है उत्तरी गोलार्ध में है तो ज़्यादा इंसुलेशन, ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ जाएगा उसका। लेकिन जैसे हम जानते हैं 21 जून से 22 दिसंबर तक जो है एक प्रकार से नदर्न हेमिस्फीयर में सन का जो ट्रैवल होता है, यात्रा करता है, और 22 दिसंबर को जो विंटर सॉल्स्टिस होती है, यानी कि इस अवधि में ड्यूरेशन जो है, जो लेंथ ऑफ द डे है नदर्न हेमिस्फीयर में कम हो जाएगा। इसका अगर दिन की अवधि कम होगी तो जाहिर सी बात है सूर्य से आने वाला जो इंसुलेशन है, सूर्य ताप, उसको भी कम होगा। इसी प्रकार इसका उल्टा हम देखें, 22 दिसंबर से लेकर 21 जून तक धीरे धीरे दिन की अवधि उत्तरी गोलार्ध में नदर्न हेमिस्फीयर में बढ़ेगी। विंटर सॉल्स्टिस के बाद जो है, क्योंकि 22 दिसंबर को सबसे छोटा होगा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगा तो इंसुलेशन की अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो लेंथ ऑफ द डे भी ये बात कहीं ना कहीं निर्धारित करती है। डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, जैसे हम जानते हैं एपिहीलियन पेरिहीलियन फिनोमिनन होता है, घटनाएँ होती हैं, फिनोमिना होता है। पेरिहीलियन 3 जनवरी को होता है, जब यानी कि 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के बहुत नज़दीक होता है, जिसको हम पेरिहीलियन पोजीशन कहते हैं। और एपिहीलियन होती है, एपिहीलियन जो है ये जुलाई 4 को होती, 4 जुलाई को होती है, जब वो दूर होता है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब पास होगा, जब जो है जब क्या कहते हैं, जब 3 जनवरी को पास होगा तो उत्तरी गोलार्ध में जो है नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। और इससे सिर्फ 7% जो है पेरिहीलियन और एपिहीलियन की पोजीशन में सिर्फ 7% जो है एक्स्ट्रा जो है एनर्जी जो है इंसुलेशन, सोलर रेडिएशन अर्थ को प्राप्त होता है। और ऐसा माना जाता है कि इसके वेदर कंडीशंस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। लेकिन जो है क्या कहते हैं पेरिहीलियन की पोजीशन में, यानी कि 3 जनवरी को जब सन क्या कहते हैं पृथ्वी के नज़दीक होगा, तब 7% एक्स्ट्रा उसको इंसुलेशन मिलता है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर की ट्रांसपेरेंसी क्या है, वहाँ पे क्लाउड हैं या क्लाउड नहीं है, इस पर डस्ट पार्टिकल्स कितने हैं, साल्ट पार्टिकल्स है, स्मोक पार्टिकल्स कैसे हैं, इस बात पे भी डिपेंड करता है। अगर ट्रांसपेरेंट है तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा इंसुलेशन आएगा वहाँ पर, क्योंकि अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं, साल्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक पार्टिकल्स हैं, क्लाउड्स हैं, तो यहाँ से स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन सब प्रोसेस लगेंगे, उसमें इंसुलेशन का जो है लॉस होगा। तो जाहिर सी बात है उस एरिया में जो वो ओशियन अगर काफ़ी डस्ट पार्टिकल्स हैं या स्मोक पार्टिकल्स हैं या और आपके क्या कहते हैं
साल्ट पार्टिकल्स हैं, साल्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं बहुत सारे ओशियन बॉडी पे। तो क्लाउड है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर ओशियन का जो है वहाँ पे इंसोलेशन की मात्रा जो है कम होगी, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर टेम्परेचर भी कम होगा। तो ट्रांसपेरेंसी भी इस बात को डिसाइड करती है, डिटरमिन करती है, निर्धारित करती है कि जो है कि तापमान कितना होगा। पूरा ओवरऑल ग्लोब पे डिस्कस करता है, अर्थ पे भी, कॉन्टिनेंट पे भी करेगा अर्थ के, और अर्थ के ओशन बॉडी पे भी करेगा। तो फिलहाल हम ओशन को डिस्कस कर रहे हैं। अगर किसी ओशनिक एरिया में, काफ़ी बड़े एरिया में क्लाउड्स हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो है उसका क्लाउड्स जो है उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे, क्लाउड टॉप्स जो है उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो अमाउंट ऑफ जो है क्या कहते हैं सोलर रेडिएशन जो है वो निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी, इंक्रीज मतलब डिक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा वहाँ पर, ये कहने का मतलब है वो। और दूसरी बात है गैसेज हैं, वाटर वेपर हैं, ये हम ऑलरेडी, क्योंकि ये इस रिफ्लेक्शन में, स्कैटरिंग में, एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इसी प्रकार से वो निर्धारण करते हैं स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी ऑफ द एयर, स्टेबल है या जो है स्टेबल नहीं है, अस्थिर है, इससे भी निर्धारण कर जो है ओशियन बॉडीज़ का टेम्परेचर निर्धारित होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में भी टेम्परेचर पर ही वीडियो आएंगे। ओके।